अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल ई लर्निंग पे आपको वेलकम। माय नेम इज़ बिलाल गफूर वारसी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। पार्ट वन केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है एटम। तो एटम के बारे में अब हम देखते हैं वन बाय वन कि एटम के बारे में हमने क्या चीज़ें यहाँ पे समझनी है। तो एटम के बारे में हमें यहाँ पे ये देखना है कि एटम का मीनिंग क्या है। एटम का मीनिंग, उसके बाद हम देखेंगे एटम जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एटम जो है वो किन एटम में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सम एटॉमिक पार्टिकल्स। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं एटम के मीनिंग को। तो एटम की मीनिंग को देखने के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ग्रीक फिलोसफर्स का ये कंसेप्ट था कि कोई भी जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल के मिलने से बना होता है। उन स्मॉल पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया गया था। अगर हम ये बात करें कि किस साइंटिस्ट ने इसको एटम का नाम दिया था, तो वो साइंटिस्ट का नाम था डेमोक्रिट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एटम जो है इसका वर्ड, इसका मीनिंग क्या है। एटम का जो वर्ड है ये निकला है एटमोस से। एटमोस से, एटमोस का मीनिंग होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। यानी ग्रीक फिलोसफर्स का ये कंसेप्ट था कि एटम को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको इनडिविजिबल का नाम दिया गया है। इसका मीनिंग ये है। उसके बाद अभी हम देख रहे थे कि ग्रीक फिलोसफर्स का कंसेप्ट ये था। ग्रीक फिलोसफर्स क्या कहते थे। ग्रीक फिलोसफर्स ग्रीक फिलोसफर्स का ये कंसेप्ट था कि कोई भी जो मैटर है, कोई भी जो मैटर है, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, एनी मैटर, वो जिन स्मॉल पार्टिकल के मिलने से बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया था एटम का। तो ग्रीक फिलोसफी का ये कंसेप्ट था कि कोई भी जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल के मिलने से बनता है, उस स्मॉल पार्टिकल को एटम का नाम दिया गया था। किस साइंटिस्ट ने इसको स्मॉल पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया डेमोक्रिट्स ने। डेमोक्रिट्स एक ग्रीक फिलोसफर था, डेमोक्रिट्स। उसके बाद अगर हम बात करें 17वीं सेंचुरी के हवाले से, तो साइंटिस्ट का ये कंसेप्ट था कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो कैसे बनती है। एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, प्योर सब्सटेंस बनाते हैं। तो 17वीं सेंचुरी में ये कंसेप्ट था। सेंचुरी कि कोई भी जो मैटर है वो कैसे, कोई भी सब्सटेंस बनी होती है, एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो आपस में मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। और अगर हम कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन करें तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एटम की डेफिनेशन की बात करेंगे। एटम की डेफिनेशन क्या है। ऑफ एटम, एटम जो है वो प्योर मैटर, एलिमेंट का छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element that can take part in a chemical reaction। उसे हम नाम देते हैं एटम का। यानी प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट का जो छोटा पार्टिकल है उसे नाम दिया जाता है एटम का, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। तो यानी हमेशा हमारे पास एक जो एलिमेंट है उसके बहुत सारे एटम होते हैं, रिएक्शन में हमेशा
एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास इसकी एक और डेफिनेशन है एटम की। एटम जो है वो प्योर मैटर एलिमेंट का छोटा पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently, may not exist independently। यानी जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन से एटम है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये वो एटम है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसके अलावा हमारे पास नोबल गैसेज में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आगे अब हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी ये पुराना कंसेप्ट था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, ग्रीक फिलोसफर्स का, लेकिन आज अगर हम बात करें तो एटम जो है वो डिविजिबल है। एटम को मजीद डिवाइड कर लिया हुआ है। आज आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, तो वो एटम जो है वो डिवाइड हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद हैं, तो उनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, हाइप्रोन है। तो ये हमारे पास मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जे बर्जीलिस की वर्किंग की, जे बर्जीलिस की क्या वर्किंग थी, क्या कंट्रीब्यूशन थी केमिस्ट्री में। जे बर्जीलिस ने 3 काम किए थे, पहले 2 काम बात करेंगे जो हमारी बुक में मौजूद हैं। जे बर्जीलिस ने एटम्स के एटॉमिक मैसेज फाइंड किए थे, डिटरमिन दी एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। उसके अलावा जे बर्जीलिस ने एटम्स को सिंबल दिए थे, गिव सिंबल्स टू द एटम्स और एलिमेंट। तो ये काम थे जे बर्जीलिस के। तीसरा एक और काम जो कि आप मैट्रिक में पढ़ चुके होते हैं, वो है जे बर्जीलिस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी। ही प्रपोज्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात करें जॉन डाल्टन के बारे में, तो जॉन डाल्टन की कंट्रीब्यूशन भी थी। डाल्टन
जॉन डाल्टन ने क्या किया था, इसने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। इसने भी ये बात कही थी कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। एटम, कोई भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनता है, जिन्हें हम एटम का नाम देते हैं, और एटम इनडिविजिबल होता है। इसके अलावा इसने कहा था एटम के वजूद को हम समझ सकते हैं दो लॉज की मदद से। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम कैन बी अंडरस्टैंड by law of conservation of mass and law of definite proportion। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है? मैस को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ये कहता है किसी भी कंपाउंड के बनने के लिए, किसी भी कंपाउंड के बनने के लिए एलिमेंट्स के दरमियान फिक्स रेशो का होना, एटम के दरमियान फिक्स रेशो का होना जरूरी है। अच्छा, अब हमारे पास एटम के बाद अगला टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम। तो एविडेंस एटम को समझने से पहले हम जरा यहाँ पे एक मैं लाइन लिख रहा हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द एटम but nearest possibility of its direct evidence can be understand by electron microscope। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, वो ये है कि एटम को हम देख नहीं सकते, लेकिन एटम के होने का जो वजूद है, एविडेंस है, प्रूफ है, सबूत है, उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं एटम को। तो यहाँ पे मैं एक पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद देखते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका साइज है 2 नैनोमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो तरह की लाइट यूज कर रहे हैं। एक मैं लाइट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी वेवलेंथ है 5 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखते हैं क्या इस लाइट को यूज करते हुए हमें ये ऑब्जेक्ट व्यू, इस ऑब्जेक्ट का व्यू मिलेगा। तो ये मैं लाइट फॉल कर रहा हूँ, तो इस वेवलेंथ की मदद से हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो अब सेम ऑब्जेक्ट को मैं, ऑब्जेक्ट का साइज सेम है 2 नैनोमीटर, और अब जो वेवलेंथ यूज की जा रही है वो है 1.5 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखते हैं क्या इस वेवलेंथ वाली लाइट से हम एटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इससे हम कर सकते हैं। तो पता चला कि एटम को अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके मुकाबले में लाइट की वेवलेंथ या कम होनी चाहिए या उसके कंपेरेबल होनी चाहिए।
तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एटम के हवाले से। तो एटम का डायमीटर हमारे पास, डायमीटर ऑफ एटम वो होता है 0.2 नैनोमीटर। डायमीटर ऑफ एटम 0.2 नैनोमीटर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विजिबल लाइट की, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, इसमें यूज होती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट इज यूज्ड टू illuminate ऑब्जेक्ट्स। और इस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है, ये हमारे पास होती है ऑलमोस्ट 500 नैनोमीटर। एटम का डायमीटर 0.2 नैनोमीटर, जबकि लाइट की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो क्या ऑब्जेक्ट यहाँ से हमें नजर आएगा? नहीं। सो एटम कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। एटम इससे ऑब्जर्व नहीं होगा। अब हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू illuminate ऑब्जेक्ट्स। इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो एटम के डायमीटर के कंपेरेबल होती है। वेवलेंथ ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन is comparable to the size of atom. So atom can be observed. एटम को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब एंड पे कुछ एक्सरे स्टडीज के बारे में बातें कर लेते हैं। स्टडीज, एटम का जो हमारे पास डायमीटर है वो हमारे पास 0.2 नैनोमीटर, जबकि मीटर में 2 × 10⁻⁻10 मीटर। और एटम के मैस की अगर हम बात करें, मैस ऑफ एटम, तो उसकी रेंज होती है 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 kg। एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं? 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब लास्ट पे अगर हम बात कर लें कि एक जो फुल स्टॉप है, एक फुल स्टॉप, इसमें कितने एटम्स होते हैं? एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स होते हैं। तो एक एटम का साइज कितना छोटा होगा, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ग्रेफाइट के इमेज को कितना मैग्नीफाई करती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
मैग्नीफाई 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई करती है फाइव इमेज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये था आज का लेक्चर।